अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम मिड प्रिपरेशन जो हमारी MGT 503 इसके जो फर्स्ट 10 लेक्चर्स थे वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे और इससे नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना मूव करते हैं। लेसन नंबर 11 है जी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वो मैं आपको हाईलाइट करवाऊँगी, बाकी रीड आउट आप खुद कर लीजिएगा। लेसन नंबर 11 है सिस्टम व्यू ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट और उसकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह सिस्टम को मैनेज किया जाता है। मैनेजिंग सिस्टम, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अ सिस्टम की डेफिनेशन करनी है। सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट अरेंज इन अ मैनर दैट प्रोड्यूस अ यूनिफाइड होल। एक सिस्टम वो होता है कि जिसको हम इसको एक तरीके से उसको इंटर रिलेटेड होते हैं। सिस्टम में हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ लिंक हो रही होती है और उसमें तमाम चीज़ों को बहुत मैनर के साथ प्रोड्यूस किया जाता है और जिससे एक यूनिफाइड जो है स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है जी, सिस्टम के बेसिक जो है वो 2 टाइप्स हैं। एक क्लोज सिस्टम होता है, एक ओपन सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम क्या होता है? आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड डोंट इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। क्लोज सिस्टम में बाहर का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का सिस्टम इंक्लूड होता है, विदाउट ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट उसमें इंक्लूड नहीं होता। ओपन सिस्टम डायनेमिकली इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, उसमें आउटसाइड का एनवायरनमेंट इंक्लूड होता है। ओपन सिस्टम के इसके ठीक है जी, ये आप स्किप कर सकते हैं यहाँ से। सिर्फ मेन चीज़ें जो आपसे ये जस्ट रीड आउट करने की जो चीज़ें हैं। 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सिस्टम, नेगेटिव एंट्रोपी, साइनर्जी, ये क्या होती हैं? सिर्फ इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। व्हाट आर सम अर्ली एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एक्सप्लेन वाई डिवीजन ऑफ लेबर। ये इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसमें से आ भी जाते हैं। अगर आप इनको याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। ओके जी, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ओके जी, लेसन नंबर 12 है जी, एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एनालाइज करना किसी भी तंजीम के एनवायरनमेंट को और उसको समझना, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को। एनवायरनमेंट जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एनवायरनमेंट क्या दिया हुआ है, एनवायरनमेंट होती क्या है, ये डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। एज अ क्विज के तो बहुत बार पूछा गया है और इसका इनमें डिफरेंस भी बहुत दफ़ा आया हुआ है। सो आई सजेस्ट यू डैट कि आप इनको अच्छे से कीजिएगा। और मेगा एनवायरनमेंट एज अ क्विज़ के तौर पर बहुत दफ़ा आया हुआ है कि मेगा एनवायरनमेंट को जनरल एनवायरनमेंट, एक क्विज़ तो ये बनता है इसका और दूसरा इसकी डेफिनेशन भी बहुत दफ़ा क्विज़ में आई हुई है। मेजर एलिमेंट्स ऑफ मेगा एनवायरनमेंट। ओके जी, आप स्किप कर सकते हैं। इसमें से क्विज़ है एक, ऑनलाइन सर्विसेज सच एज लिनक्स एंड निक्सिस। पूछ सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये जस्ट रीड आउट करने की चीज़ें, इनको आप स्किप भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। जरा सिर्फ जो है आप लोगों ने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। द टास्क एनवायरनमेंट, नथिंग इम्पोर्टेंट। अगर आप एक दफ़ा अपने हैंड्स आउट को अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको कोई जो है डिफ़िकल्टी पेश नहीं आएगी। सिर्फ रीड आउट करना, याद करने वाला तो कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। लेसन नंबर 13 है, 21st सेंचुरी मैनेजमेंट ट्रेंड्स, व्हाट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्लासिकल व्यू, सोशियो इकोनॉमिक व्यूज़। ये भी इसमें से सिर्फ एज अ क्विज़ के तौर पर आ सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि सिर्फ आप लोगों ने इसकी रीड आउट करना है एक दफ़ा, थ्योरी नहीं आनी, इसमें से सिर्फ क्विज़ आने हैं।
10 public arguments for social responsibility are they include the following: public acceptations, long run profit, ethical obligation. ये देख लीजिएगा. there are 6 major argument against social responsibility. जो ये मेजर आर्गूमेंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट है जो. ओके. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है जी? इज़ एन ऑब्लिगेशन बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड इकोनॉमिक फॉर अ फर्म फॉर फ्यूज लॉन्ग टर्म गोल्स एंड फॉर. ये जस्ट रीड आउट करने की चीज़ें आप रीड आउट कर लीजिएगा. मैनेजरल एथिक्स. एथिक्स क्या होते हैं जी? एथिक्स होते हैं हमारे रूल्स होते हैं, असूल होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि क्या गलत है क्या सही है. यहाँ पे 4 व्यूज़ ऑफ एथिक्स दिए हुए हैं. अल्टेरियन व्यू ऑफ एथिक्स, राइट व्यू ऑफ एथिक्स, थ्योरी ऑफ जस्टिस व्यू ऑफ एथिक्स, इंटरएक्टिविटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी टुवर्ड इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर, कोड ऑफ एथिक्स. ये जस्ट रीड आउट कर लीजिए. एंटरप्रेन्योरशिप एज अ क्विज पे तो वो बहुत दफ़ा आई हुई है. ये सेकंड इम्पोर्टेंट दैम इन एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इन्वेंशन है. ये क्विज़ है आपका. द फाइनल इम्पोर्टेंट दैम इन एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ग्रोथ. ये भी क्विज़ है. मीनिंग इन एन ई बिज़नेस वर्ड. ई बिज़नेस आता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. इसका जो है वो एब्रीवेटिव है इसका एज अ क्विज़ के तौर पर. एक ई बिज़नेस है और ई कॉमर्स है. ई कॉमर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ओके. ये रीड आउट कर लीजिएगा. मैनी Fortune 500 टाइप ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्विंग इनटू बिजनेस. क्विज है आपका. ओके जी. नेक्स्ट मूव करते हैं. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है जी? मैनेजमेंट इज़ नो लॉन्गर कंसंट्रेटेड बाय नेशनल बॉर्डर्स. BMW अ जर्मन फर्म. BMW एक जर्मन फर्म है. बिल कार्स इन साउथ कैलिफोर्निया. मैकडोनल्ड USA फर्म सेल्स हैम्बर्ग इन चाइना. टोयोटा अ जापानीज फर्म मेक्स कार. ये इन्होंने कुछ फर्म्स के जो हैं उनका लोकेशन बताई हुई है. तो क्विज़ के तौर पर आ सकते हैं आपको. लेसन नंबर 14. एज यू अंडरस्टैंड द ग्लोबल इन्वायरमेंट. ग्लोबल इन्वायरमेंट क्या होता है जी? टू इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट आर रीजनल ट्रेडिंग अलायंस एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. रीजनल ट्रेडिंग अलायंस को उन्होंने आगे डेफिनेशन दी हुई है. EU स्टैंड फॉर यूरोपियन यूनियन. क्विज के तौर पर है आपका. ओके जी. EMU ये आप लोगों ने इकोनॉमिक मॉनेटरी यूनियन. ये NFTA स्टैंड फॉर नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. और ये किस किस के दरमियान हुआ था? मैक्सिकन, कैनेडियन एंड USA गवर्नमेंट इन विच ऑल बैरियर्स टू फ्री ट्रेड विल इवेंचुअली एलिमिनेटेड. ओके जी. NAFTA went to effect on 1st January 1948. The signing of NAFTA had both critics and champions. एज क्विज़ के तौर पर इसमें बहुत सारे क्विज़ बनते हैं. जैसे कि आपको इसमें से बहुत सी चीज़ें नज़र भी आ रही हैं. ये फाटा फ्री ट्रेड एरिया ऑफ अमेरिका. ये इसका एज अ स्टैंड फॉर भी इसका पूछा जा सकता है कि फाटा का स्टैंड फॉर क्या है. और ओके. ये एब्रीवेटिव जो आपको नज़र आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आपको पता होना चाहिए. ASEAN इज़ अ ट्रेडिंग अलायंस ऑफ 10 एशियन नेशंस. 10 एशियन नेशंस का जो 10 जो कौमें हैं एशियन, उनका ये एज अलायंस ट्रेडिंग अलायंस के तौर पर क्या काम करता है. और इसका एब्रीवेटिव क्या है जी? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. द साउथ. इसमें कुछ फीचर्स दिए हुए हैं या आप रीड आउट कर लीजिएगा. The South Asian Alliance of Regional Cooperative SAARC South Asian Alliance for Regional Cooperation. और ये इसको फॉर्म कब किया गया? 8 दिसंबर 1985 में बाय द हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका.
World Trade Organization WTO is an international body of which more than 100 countries are members, जिसमें एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 100 से ज़्यादा जो हैं कंट्रीज़ वो इंक्लूड है। ओके, ये उन्होंने टेस्ट योर आंसर्स कुछ जैसे कि हम पहले भी थे जो वो दिए हुए थे, तो ये आप कर लीजिएगा। व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग इज़ वन ऑफ द 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो हमारे मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनमें से एक है। और वाई डू मैनेजर्स प्लान्स क्यों करते हैं? प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट एंड सर्व्स मैनी significant purposes. Planning gives direction to the organization. Planning reduce the impact of changes. Planning establish a coordinate effort. Planning reduce uncertainty. Planning reduce overlapping and wasteful activity. Planning establish objectives or standards that are used in controlling. What is planning? Planning basically होती क्या है? Planning involve defining the organization goal. Planning में होता है कि हम अपने जो तंजीम के हैं उनके गोल्स को डिफाइन करते हैं। एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर अचीविंग दिस गोल्स एंड डेवलपिंग अ कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्लान्स टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशनल वर्क। प्लानिंग इज इन द फैक्ट दैट एडवांस डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजर्स। इसमें मैनेजर्स से जो है वो प्लान किया जाता है और अपने माइंड में उनको रख के और मीन के प्लानिंग अपनी तंजीम के बेनिफिट्स के लिए अपने गोल्स को सेट किया जाता है। फिर उन गोल्स को गेन करने के लिए अचीव करने के लिए हार्ड वर्किंग की जाती है, टीम वर्क किया जाता है और फिर उसके ज़रिए हम अपने प्लान्स को इंटीग्रेट करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशनल तंजीम के वर्क के लिए हम काम करते हैं। ओके जी, लेसन नंबर 15 है डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन टेकिंग। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? अ डिसीजन इज अ चॉइस मेड फ्रॉम 2 और मोर अल्टरनेटिव। द डिसीजन मेकिंग process is defined as the set of different steps that begins with identifying a problem and decision criteria and allocating weights to the two criteria. Move to developing, analyzing, selecting an alternative that can resolve the problem. Implements the alternative that conclude with evaluating and decision effectiveness. Models of decision making can be either डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव। डिस्क्रिप्टिव डिसीजन क्या होते हैं जी? एट अटेम्प्ट टू प्रिस्क्राइब हाउ मैनेजर एक्चुअली डू मेक डिसीजंस। नॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग अटेम्प्ट टू प्रिस्क्राइब हाउ मैनेजर शुड प्रोसेस following the prescription should lead to a more effective decision making process. The model usually incorporate 4 steps हैं जिसके कुछ बताए हुए हैं। डिसीजन मेकिंग सिचुएशन, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, रिस्क, इसकी कुछ सिचुएशंस बताई हुई हैं। लेसन नंबर 16 है जी रैशनल डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स एज डिसीजन मेकर्स। द नेचर ऑफ मैनेजरल डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बेसिकली होती क्या है और एनालिसिस के 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दी हुई हैं। एक क्रिसाइज प्रॉब्लम होती है, एक नॉन क्रिसाइज प्रॉब्लम होती है, एक अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम होती है। क्रिसाइज प्रॉब्लम जो क्या होती है? इज़ अ सीरियस डिफ़िकल्टी, कोई ख़ास किस्म की जो है स्पेशल किस्म की, और ये रिक्वायर करती है जिनके इमीडिएट एक्शन उसका रिक्वायर करती है कि उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। अनक्रिसाइज प्रॉब्लम इज़ एन इशू दैट रिक्वायर्स रेजोल्यूशन बट डोंट सिमल्टेनियसली हैव द इम्पोर्टेंस इमीडिएट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिसिस एंड अपॉर्चुनिटी, जिसमें ऑफर होती है हमें किसी भी अपॉर्चुनिटी की। मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, रैशनल मॉडल्स, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी लेसन नंबर हमने 11 से लेकर 16 तक इसमें कवर किया है। इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह 22 तक वो कवर करेंगे। एंड उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो में। इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की हैं। और अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई चीज़ समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।